हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बताना कमेंट्स बॉक्स में। और कैसी लग रही है क्लास ये भी आप बताना। और इसको आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कोई सा भी पीसीएस हो, चाहिए आपका आरओआर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए बायोलॉजी की सीरीज चल रही है हमारी। आज हमारी 5th क्लास है, जिसमें आज हम सेल बायोलॉजी का 2nd क्लास ले रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास हमारे सेल बायोलॉजी कल हो गई। इंट्रो हमने ले लिया था कि सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, क्यों ज़रूरी है हमारे सेल, और इसके फंक्शन क्या होते हैं। अब आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे सेल के अंदर जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? सिर्फ सेल की डिस्कवरी, जैसे रोबोट हुक ने उसकी डिस्कवरी कर दी डेड सेल की। फिर हमारे और क्या पढ़ा था हमने कि लिविंग सेल हमारे लियोन हुक ने दी थी। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि 2 टाइप की सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें थोड़ा डिफरेंस पढ़ा हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या क्या होता है, प्राइमेटिव टाइप का होता है। ऐसे हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा न्यूक्लियस डेवलप होता है और इसमें क्या और सारे सेल ऑर्गेनल होता है। ये हमने थोड़ा हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था कि सेल हमारे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है लाइफ की। और बेसिक यूनिट पूछा जाए तो पूरी ह्यूमन बॉडी की या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है उसके आप क्या बताएंगे? सेल बताएंगे। ठीक है, तो आज हम सेल के अंदर जाएंगे। पहले तो हमने केवल सिर्फ सेल के बारे में पढ़ा था कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना है। अब सेल के अंदर क्या है कि सेल एक, अगर हमें इतना सेल जैसा वर्ड ही पढ़ना होता तो फिर हमें ये सारे नहीं करने पड़ते। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल कैसे बनता है, कि आपने एक सेल को कैसे बायोलॉजिकल आपने यूनिट बता दिया, कैसे आपने स्ट्रक्चरल यूनिट बता दिया, कैसे फंक्शनल यूनिट बताया, उसका डिस्क्रिप्शन तभी हो पाएगा जब हमें इसके सेल के अंदर जा पाएंगे। और सेल के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सेल के बाहर जाना पड़ेगा। ये हमारी कोई सेल है। ठीक है, आप कोई से भी सेल ले सकते हो, आपके ब्लड सेल ले सकते हो, आपके ब्लड सेल ले सकते हो, लीवर सेल ले सकते हो, किडनी की सेल ले सकते हो। हमने एक सेल ले ली जिसमें क्या होगा? सारे ऑर्गेनल हमारे। ठीक है, लगभग हमारे जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें सेम से क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है, उनकी अमाउंट होते हैं, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल की बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे? सेल के बाहर जाएंगे। सेल के सबसे बाहर हमारी जो लेयर आएगी वो क्या मिलेगी आपको? सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर होगी क्या होगी? सेल वॉल होगी। पर वो किस में प्रेजेंट होगी हमारे? या तो वो आपका बैक्टीरिया होगा या कोई आपका प्लांट होगा, पर किस में नहीं हो सकती? आपके एनिमल में क्या नहीं हो सकती? आपके सेल वॉल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आउटर होगी हमारी सेल वॉल। उसके बाद आएगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, कि इसके अंदर जाएंगे हम। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जैसे हमारी रूम की जैसे प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बिना बाउंड्री के क्या होता है, रूम नहीं बन पाता, वैसे ही हमारे बिना बाउंड्री के सेल भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगी? हमारी सेल मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। आगे फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किसने दी थी हमारे। फिर इसके अंदर हम जाएंगे, फिर हमारे क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आ गए। ठीक है, ये आपके बहुत सारा सामान है आपके कमरे में, जो आप कमरे में, जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उसका पूरा सामान है। उस एक एक सामान को हम देखेंगे कि कौन सा इसमें आपको एनर्जी देने वाला सामान है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी देगा, ये सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ आपका पानी स्टोरेज होता है। फिर हम गोल्जी अपरेटस पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका सिक्रेशन होता है। मैं थोड़ा फंक्शन भी लिख देती हूँ ताकि जब आप पूरा पोर्शन पढ़ो ना तो आपको याद रहे। ठीक है, या ये क्या करेगा? सिक्रेशन करेगा। ये हमारा वाटर स्टोर करेगा। कौन भाई? हमारा वैक्यूल। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी देगा। ये हम सेल के जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, इनका हमें फंक्शन के पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारी बायोलॉजी के लिए। अगर बायोलॉजी चाहिए कि आपको थोड़ी सी भी आए तो सेल बायोलॉजी आपको उसके लिए आनी चाहिए। अब फिर देखते हैं हम न्यूक्लियस, जैसे इसमें हमारा क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे आप रूम में आपके क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ आपको सोने के लिए जगह चाहिए, बेड होना चाहिए ना, वैसे हमारे न्यूक्लियस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके सबसे बारी कवरिंग क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर एनवलप होगी। उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो आपका क्रोमेटिन होगा, जो एक प्रोटीन रिलीज करेगा, आपके आरएनए बनाएगा, वो क्या होगा? न्यूक्लियोसोम होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये तो लिक्विड है हमारा। न्यूक्लियोलस क्या होगा? आपके आरएनए बनाएगा। मैं यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ। न्यूक्लियोलस क्या बनाएगा? आपके आरएनए बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बनाने में जो हेल्प करेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म आपका क्या है? आपका लिक्विड है। ये लिक्विड या जेली सब्सटेंस है किसके अंदर भाई? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस के बारे में हो गया। ये हमारे न्यूक्लियस एनवलप क्या होगा? ये आपकी इसकी कवरिंग होगी, आउटर लेयर है ये। ठीक है,
जैसे हर चीज़ की क्या होती है, एक बाउंड्री होती है ना, इस सेल के अंदर भी ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, इनकी भी कुछ बाउंड्रीज है, इनकी भी एक लेयर है, ठीक है। सबकी नहीं है, कुछ जैसे राइबोसोम होगी, इसकी कोई भी क्या होगी, लेयर नहीं होगी ऊपर। ज़्यादातर की क्या होगी, किसी की सिंगल लेयर होगी, किसी की डबल लेयर होगी, वो भी हम पढ़ेंगे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो बाहर लेयर होती है 2 होती है, क्लोरोप्लास्ट हो गया उसके भी आउटर लेयर बाउंड्री कितनी होती है, 2 होती है, वो भी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये हमारे इतने सेल ऑर्गेनल हो गए। अब हम देखते हैं राइबोसोम, ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, सबसे छोटा होता है। इसमें आपको अगर सबसे छोटा दिख रहा है तो क्या है भाई, हमारे सबसे छोटा है वो हमारा राइबोसोम है। ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। क्या देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे सेल ऑर्गेनल आज हमें डिटेल से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हमारा साइटोप्लाज्म, ये क्या जेली जैसा सब्सटेंस है, ठीक है। फिर हमारे लाइसोसोम क्या भाई, हमारे ये सुसाइडल बैग हो गया इसका। अगर सेल अच्छे से काम नहीं करेगी तो क्या करे भाई, लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अगर कोई भी, अगर आपके बाहर से कोई भी पैथोजन आ रहा है उसको भी क्या कर लेगा, ये हमारे अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा और उसको क्या कर देगा, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि दूसरे सेल्स को हमारे क्या करना कर सके, वो इन्फेक्टेड सेल इन्फेक्ट ना कर सके। तो इस लाइसोसोम बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी हमारे 2 टाइप पढ़ेंगे अब, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक प्रोटीन बना देगा और एक क्या बनाएगा, आपके फैट। क्यों बनाएगा वो हम ही पढ़ते हैं, कैसे बनाएगा वो भी अब थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, आपका लिपिड्स बनाएगा, स्टीरॉइड्स बनाएगा। जो आजकल जिम में जाते हैं वो लोग खाते हैं ना स्टीरॉइड्स, लिपिड्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, ये कौन बनाएगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और पेरोक्सिसोम ये आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। मेनली तो जो मैंने लिखे हैं ना वही आपके क्या है, सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से बार बार क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे हम सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे जो एनर्जी देगा आपको। फिर हम वैक्यूल पढ़ेंगे जो वाटर स्टोर करता है। फिर हम गोल्जी apparatus पढ़ेंगे जो सिक्रेशन का काम करता है। फिर हम न्यूक्लियर एनवलप पढ़ेंगे जो हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा हम। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे भाई, फिर साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये तो बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म के जो लिक्विड दिख रहा है पूरा, जिसमें इस सारे सेल ऑर्गेनल तैरते रहेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेल के अंदर जाते रहेंगे, वो लिक्विड है, वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ेंगे हम थोड़ा। फिर माइक्रोट्यूबल्स, फिर लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग हो गया। फिर माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज का हमारा जो है क्या पढ़ना है वो आपको मैंने बता दिया, उनके थोड़े थोड़े फंक्शन बता दे, ताकि आपको जैसे जैसे हम कंटिन्यू करें चैप्टर आपको दिक्कत ना कि हाँ हमें थोड़ा तो आइडिया है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, पूरा आप क्लास अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। तो आज आप देखते हैं हम पहला सेल ऑर्गेनल, 2 हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में, और हम दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम सेल वॉल, ठीक है। इनका डिफरेंस भी देख सकते हो आप दोनों, ये इनमें अंतर भी है, साथ में इनका क्या है, इनको एक साथ में हमने कवर कर लिया ताकि आप दोनों में क्या ना कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कि सेल वॉल तो कहते हैं हमारी आउटर लेयर होती है, ये होती है हमारी सबसे बाहरी होती है आउटर, कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। पर और उसके बाद क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। पर इसमें कैसे पूछोगे भाई, ये सिर्फ किस में होती है, बाहरी लेयर होती है, प्लांट्स में होती है, फिर आपके बैक्टीरिया में होती है, फिर आपके एल्गीज में होती है, फिर आपके फंजाई में होती है। इन सब में सबसे अगर बाहर पूछे सेल के सबसे बाहर क्या मिलेगा आपको, सेल वॉल मिलेगा। पर जो दूसरे एनिमल बच गए, जो जितने भी एनिमल्स है उनमें सबसे बाहर पूछे तो आप क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन बताएंगे। तो उन सब में बाहर क्या मिलेगी आपको, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। प्लांट्स और एनिमल्स में तो मिलेगी, पर आपको बाहरी कवरिंग पूछे कि आपके बताएं प्लांट्स में कौन से तो आप सेल वॉल बताएंगे, आपको पूछे कोई एनिमल में कौन से तो आप क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन बताएं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएशन मैंने लिख रखा है, आप दोनों को अच्छे से डिफरेंस इन आपको कर पाएंगे, ठीक है, कि सेल वॉल किस में है, सेल मेम्ब्रेन किस में। तो हम पढ़ते हैं आउटर लेयर कौन सी है आपके, एक कोई सेल की आउटर लेयर क्या होगी भाई, सेल वॉल होगी, ठीक है। आउटर लेयर होगी किसकी बनी होती है भाई, ये जैसे हमारा कमरा किससे बना होता है, सीमेंट से बना होता है ना, ईंट से बने होता है, वैसे ही हमारे सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की हमारी सेल वॉल बनी होती है। और हमारे अदर भी हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ना हमारे फंजाई होगी, तो फंजाई में किसकी बनी होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। किसकी, काइटिन की हमारी फंजाई में सेल वॉल बनी होती है।
ये हमारे काइटिन की किस में होती है, फंजाई में, आपके बैक्टीरिया हो गया, अदर प्लांट्स हो गए, इनमें आउटर लेयर होती है जो हमारी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, फिर हम इसमें कितने होते हैं भाई हमारे दो, इसके भी तो क्या होता है पार्ट्स होते हैं, ऐसे तो है नहीं, इसमें हमारे पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी जो सबसे पहले आएगी, न्यू जो बनती है सेल वो हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी होती है और वो लिविंग होती है। ठीक है, जो ये हमारी इसको क्या बोले प्राइमरी है जो सबसे पहले आएगा ना, तो ये क्या होती है हमारी लिविंग होती है और न्यू होती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे डेड होते जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट होते जाएगी, हमारे सेकेंडरी में कन्वर्ट होते जाएगी, ये क्या हो जाएगी डेड हो जाएगी और इम्प्रीमेबल होगी। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे छाल होगी ना वो क्या होती है बाहर से क्या होने लग जाती है, हार्ड होने लगती है, वो सेल की क्या होता है आउटर लेयर होती है वो डिपॉजिट होने लग जाती है, सेकेंडरी लेयर बोलते हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी। तीन पार्ट होते हैं हमारे सेल वॉल के, एक तो हमारे प्राइमरी सेल वॉल होगी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी आती है हमारी मिडिल लेमिला। तीसरा कौन सा पार्ट है हमारा, मिडिल लेमिला। ये कोई भी सेल वॉल देखेंगे उसमें क्या आप पूछोगे कितने पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल 3 लेयर्स होते हैं सेल वॉल में। हमारे सबसे अंदर हो गए हमारे कौन से जो न्यू अभी अभी जो बनते हैं, जो न्यू बनती रहती है प्लांट्स में, क्योंकि हमारे क्या हमने पढ़ा था ना सिलिनो स्वाम ने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें क्या बोला था कि जो न्यू सेल किससे अराइज होते हैं, पर एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, तो उसमें क्या सेल वॉल भी तो आएगी ना भाई उसमें। तो जो सेल वॉल है हमारी जो न्यू एकदम बन रही है सेल वॉल वो तो हो गई प्राइमरी, उसके बाद जो डेड होने लग गई वो हमारी सेकेंडरी, फिर उसके बीच में एक जो होता है मिडिल, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला बोलते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे। अब हमने देखा है कि प्राइमरी न्यू है तो ये न्यू न्यू चीज़ आती है तो क्या लगता है उसमें थोड़ी सी, जैसे आप अगर नए नए हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग सा जोश मिलता है ना आपके अंदर, वैसे जैसे प्राइमरी क्या होते हैं लिविंग होते हैं, फिर धीरे धीरे आप अगर 4-5 साल हो जाते हैं उसके बाद आपका जोश क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, और आपके ऊपर पीयर प्रेशर भी इतना ज़्यादा आने लग जाता है कि आप चाह के भी जितना पढ़ना चाहते हो, जितना आउटपुट देना चाहते हो दे नहीं पाते प्रेशर की वजह से। फैमिली प्रेशर हो गया, और आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रेशर मैरिज वाला प्रेशर हो गया, बच्चे चाहते नहीं करना, परिवार सिर्फ करवाना चाहता है, शादी के जल्दी से करें, हम भी निपट ले हैं, वो भी तो अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहते हैं, तो वो कौन सी हो गई हमारे सेकेंडरी वॉल होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है डेड होती है और इम्परमेबल होती है कि किसी को भी अंदर अपने अंदर नहीं आने देगी। क्या नहीं आने देगी, प्लांट में क्या नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, या फिर कोई भी इसको क्या करता है जैसे अदर एनिमल इसको अगर अटैक करे वो भी नहीं कर पाएगा, या अदर सेल इस पर क्या नहीं कर पाएगी अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो डेड चीज़ है उसकी तरफ तो कौन नहीं जाएगा, जब मरा वो इंसान हो तो उसके पास जाना कौन पसंद करता है। आप हंसते एक हंसता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए सेकेंडरी वॉल क्या होते हैं इम्प्रीमेबल होते हैं, क्यों इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, आपका वाटर जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं हो पाएगा, वाटर को अंदर बाहर नहीं जाने देगा ये। ठीक है, तो ये इम्परमेबल हो गई। और प्राइमरी हमारे सेलुलोज की बनी होती है, इसमें क्या होता है भाई ये डेड होके इसमें सेलुलर डिपॉजिट होने लग जाता है, किसमें भाई सेकेंडरी में, और बीच वाला हमारा मिडिल लेमिला होता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। देखिए यहाँ पे ये किसका फंक्शन है, प्रिवेंट वाटर लॉस, अगर प्लांट को क्या करना है पानी से बचाना है कि मेरा पानी में जो जितना मैंने ऑब्जर्व कर रहा है किसके थ्रू करता है प्लांट पानी ऑब्जर्व, रूट के थ्रू जो पानी जितना लेता है वो बाहर ना जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्राइमरी वॉल से सेकेंडरी वॉल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल वॉल को, ताकि उसका पानी क्या हो बाहर ना मिले, तो बाहर ना जा सके। तो हमारी सेल वॉल क्या काम करती है भाई, एक प्लांट सेल में यानी प्लांट सेल में, आपके बैक्टीरियल सेल में या फंजाई सेल में क्या करती है प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है प्रोटेक्शन का। कैसे आप इसको कैसे समझ सकते हो, इसको आप इजीली से समझ सकते हो कि हमें एक तो हम बाहर जाते हैं सर्दियों में, एक हम घर के अंदर रहते हैं, तो बाहर जाते हैं हमें सर्दी ज़्यादा लगती है, अंदर क्या लगती है कम लगती है, क्योंकि एक बाउंड्री होती है हमारे आसपास। तो वैसे सेल वॉल क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी सबस्टेंस है उनको बचाने का काम करती है कि कोई भी बाहर अपनी मर्जी से बाहर जा नहीं सकता। आप ही तो अपने घर में बिना मर्जी क्या जा नहीं सकते ना, जब तक आपके पेरेंट्स आपके घर में हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हो तब तो आप क्या होते हो फ्री होते हो। तो इसीलिए हमारे सेल वॉल क्या करते हैं प्रोटेक्शन का काम करती है, ज़्यादा सबस्टेंस को अंदर नहीं आने देगी। वो कौन सी होगी सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल हम आपके क्या होती है लिविंग होती है। तो ये हमारे सारा किसके बारे में हो गया सेल वॉल, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी वाले क्या बोलेंगे कोशिका भित्ति बोलेंगे। चलिए आ जाए फिर हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है हमारे, इसमें होता है प्रोटीन होता है, वो लिपिड होता है। और जैसे हमारे सेल वॉल में क्या था सेलुलोज था, इसमें क्या होता है प्रोटीन होता है लिपिड होता है। इसमें भी प्रोटीन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का प्रोटीन होता है। एक तो प्रोटीन क्या होता है इंटरनल प्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है अंदर होता है, ऐसी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसकी होती है फोस्फोबाइलिपिड की हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, ये हमारी ऐसे सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसमें बीच बीच में क्या होता है आपके बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, कुछ इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा इसमें फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है हमारी ये।
सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं इस, जब तक सेल मेम्ब्रेन है कोई भी सेल में, ये क्या नहीं कर सकती हमारे इस, ये चीज़ों को अंदर नहीं आने देती, उसी चीज़ों को आने देगी जो सेल के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेएबल बोलते हैं। क्या बोलते हो, या तो इसको आप सेमी परमेएबल बोल दो, क्या बोलेंगे आप, सेमी परमेएबल, यानी कुछ चीज़ों को अपने क्या हो गया अपने अंदर आने देगी, या आप इसको सिलेक्टिव परमेएबल बोल दो। या तो सेमी परमेएबल है और या सिलेक्टिव परमेएबल, दोनों एक ही चीज़ है। कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करे उसी को क्या हो गया अंदर आने देगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। इसको क्या लगता है, पानी से डर लगता है। कैसे भाई, ये जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसमें, ये क्या होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है इसमें। इसमें क्या होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है। तो ये क्या होता है भाई, हाइड्रोफोबिक होती है। इसको फोबिया होता है किससे, पानी को, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है हमारे। तो ये पानी को क्या करेगी, अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी तो पानी को अंदर नहीं जाने देगी। तो ये क्या, इस चीज़ से क्या होता है कि ये कुछ चीज़ों को यानी सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देगी। तो इसलिए किस नेचर की, सेमी परमेएबल नेचर की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना क्यों है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो लिपिड बाइलेयर है ना, ये अंदर अपने पानी नहीं आने देता, जिसकी वजह से हमारे सेल क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है। इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, सेमी परमेएबल बोलोगे। अब किसकी बनी होती है, आपने देखना बाइलेयर तो लिपिड की होती है, बीच बीच में इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक तो क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है, एक अंदर होता है एकदम, इस जो लेयर है ना आपकी लिपिड की बाई लेयर उसके अंदर होता है, एक आपके बाहर मिल जाएगा थोड़ा। तो हमारे प्रोटीन भी इसमें अंदर का और बाहर का दो टाइप का होगा। इसमें क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी ऐसे प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे इसमें सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये हमारे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा हो गया। किस नेचर का आपको पूछे कि नेचर कैसा होता है हमारा, ये भी लिविंग है भाई। सेल भी तो क्या है, लिविंग है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, लिविंग है। और सेल क्या होता है, डेड भी होता है। ऐसी बात है, सेल डेड कैसे हो जाते हैं, जब हमारे सेल के जो अदर ऑर्गेनल साइज में से कोई भी ऑर्गन अगर आपका ऑर्गेनल अच्छे से काम नहीं करेगा तो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो हमारे क्या होती है, सेल में लिविंग होती है। अभी हमने पढ़ा था कि सिलेक्टिव परमेएबल है, यानी ये कुछ चीज़ों को क्या करेगी, अपने अंदर आने देगी। फिर फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को क्या करें, जैसे कौन से आयन की बात करेंगे भैया, सोडियम पोटेशियम। इसमें क्या होता है, पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम को ये अपने अंदर आने और जाने देगी। ठीक है, Na+K+, इनको क्या करेगी, अपने अंदर से बाहर आने और जाने देगी। इससे क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल के अंदर क्या नहीं कमी होती है, मिनरल्स की या हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो पाती। तो हमारे इसके अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा सोडियम आयन चैनल्स मिलेंगे, जिनका एक्टिव और पैसिव क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है, जिसमें सेल को क्या ना करनी पड़े, ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें सेल को क्या करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये हमारे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है किसका भाई, मटेरियल्स का। चलिए जी, अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। तो आप ध्यान से देखना है कि सेल वॉल क्या होती है, हमारे किस में प्रेजेंट होती है, पहले ये देखना होती है। तो दोनों क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल के अंदर होती है। तो सबसे पहले क्या आएगी, हमारी सेल वॉल आएगी। तो सेल वॉल कुछ ही में प्रेजेंट होती है, किसमें, हमारे प्लांट में प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में, एल्गी और फंजाई में। तो एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते। तो एनिमल्स की आउटर कवरिंग पूछे तो आप क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सेल वॉल हमारे सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल सेलुलोज की और सेल मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी होती है, हमारे प्रोटीन और लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, और सेल वॉल भी क्या होती है, लिविंग होती है। पर जिसकी जब प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तो लिविंग होती है, उसके बाद जो डेड होने लग जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, वो क्या होती है आपकी, वो आपकी डेड हो जाती है। क्यों बनाते हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल, ताकि हमारा प्लांट पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना कर पाए। ठीक है, क्या होता है, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है प्लांट्स में, या फिर हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को क्या होना पड़ता है, पानी लॉस करना पड़ता है। तो वो पानी लॉस ना हो, तो वैसी कंडीशन बचाने के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, प्लांट में सेकेंडरी वॉल, सेल वॉल बनानी पड़ती है। और उन दोनों के बीच में एक कौन सी होती है, मिडल लेमिला होता है। तो थोड़ा सा ही इजी सा पोर्शन हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देते हैं, या एक बार और पढ़ा देती हूँ मैं आपको
कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमिला। ये किस में प्रेजेंट होती है? हमारे प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, एल्गी और फंजाई में। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और सबकी हमारे किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और किसकी भी बन सकते हैं आपके, पैक्टिन हो गए, सुबेरिन हो गया, लिक्विन हो गया। ये सारे क्या भाई फैट होता है ना, ये सारे लिपिड्स होते हैं, ठीक है। इन सब की क्या बनी होती है? हमारी सेल वॉल बनी होती है। अब आते सेल मेम्ब्रेन का एक बारे में और देख लेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारे लिविंग होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है ये। इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता रहता है सोडियम और पोटेशियम आयंस का। आपके इसमें ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल नहीं, कोई भी आप ऑर्गेनिज्म देखो जिस उसमें सबसे आपको क्या मिलेगी? आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। तो सिर्फ अगर एनिमल्स को छोड़ दें तो उसमें और सब में क्या मिलेगी? आपको सेल वॉल भी मिलेगी। तो आपका एनिमल्स हो या प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, आपका प्रोटिस्टा कुछ भी हो, सब में क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। दो आपके कवर हो गए आपके सेल के बारे में, दो चीज़ें। अब हम देखते हैं राइबोसोम, जिसको क्या बोलते हैं? सबसे छोटा अगर पूछे जाए ना सेल में क्या है, तो सबसे छोटी चीज़ आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम। अगर सेल में सबसे छोटी चीज पूछी जाए तो क्या मिलेगा आपको? राइबोसोम। ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनल आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है। राइबोसोम हमारे, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्यों भाई प्रोटीन हमें चाहिए? ये जिससे हमारी बॉडी कि मसल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। वैसे सेल वो आएगा कहाँ से? प्रोटीन पहले सेल को मिलेगा, फिर सेल से किसको मिलेगा? टिश्यूज़ को मिलेगा। टिश्यू से आपको किसको मिलेगा? वो जो आप प्रोटीन खा रहे हैं वो आपके मसल्स को मिलेगा। मसल्स से आपको वो किसको? मसल्स के बाद आपके किसको मिलेगा? पूरे ऑर्गन सिस्टम को मिलेगा। फिर जाके आपके वो काम मिलेगा, फिर आपके जाके आपको बाहर से दिखेगा कि आप मोटे होने लगे। तो सबसे पहले अगर प्रोटीन देना है आपको तो किसको दोगे? आप सेल को दोगे। डायरेक्ट तो आप इनटेक नहीं कर सकते, आपके ऑर्गन्स के थ्रू क्या जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, फिर आपके वो पूरी बॉडी के थ्रू क्या होगा? रिएक्ट होकर आपको दिखेगा कि हाँ आपने कुछ आपने प्रोटीन खाया है, कुछ आपने फैट खाया है जो आपके दिख रहा है बाहरी, ठीक है। तो राइबोसोम हमारे किसने डिस्कवर किया था? पेलेड हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया भाई? राइबोसोम किया था। तो आप इसको क्या बोलते हैं? सबसे छोटा ऑर्गेनल पूछे जाए और जिसमें क्या नहीं होती? बाउंड्री नहीं होती। और आप जितने लगभग सारे सेल ऑर्गेनल्स में क्या होगा? सिंगल लेयर मिल जाएगी, किसी में डबल लेयर मिल जाएगी, पर राइबोसोम में कोई भी बाउंड्री नहीं होती। क्या नहीं होती? इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है ये? मेम्ब्रेन। ये सेल ऑर्गेनल हमारा क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। मैं ऐसे से अच्छा सा लिख देती हूँ थोड़ा। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी हमारे आउटर कवरिंग कोई भी आपको लेयर नहीं मिलेगी। किसमें? राइबोसोम में। इसके टाइप्स भी देखते हैं। इसने किसने दिया था? हमारे पेलेट साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दिया था। क्या इसका क्या फंक्शन निकला जब उन्होंने डिस्कवरी करी कि अगर हमारे सेल को अगर प्रोटीन बनाना है तो कौन बनाएगा भाई? आपके राइबोसोम बनाएगा। चाहे वो कहीं पे भी हो आपके राइबोसोम, चाहे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, चाहे आपके न्यूक्लियस के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कौन से उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो भी अगर बना रही है प्रोटीन तो क्या बनाएगा भाई? राइबोसोम की हेल्प से ही बना पाएगा। तो आपके सेल में जहाँ पे भी प्रोटीन बन रहा है तो उसमें क्या कौन हेल्प कर रहा है? आपके राइबोसोम करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोल दो या इंजन ऑफ सेल बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोलिए चाहे आप इसको, या फिर आप बोलोगे इसको इंजन फैक्ट्री। हमारे ना राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। जैसे 70S मैंने कल आपको बताया था कि एस क्या है? हमारे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। जैसे आप पेन को देखते हो ना, 70S और 80S कैसे मिलता है? 2 यूनिट से मिलता है। ऐसी हमारी क्या होती है? 2 यूनिट होती है बड़ी वाली। जैसे आप 70S को लिखते हो, किस में बताया था मैंने आपको? प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा? 70S मिलेगा। पूरा लिख देती हूँ ताकि आपके नोट्स भी ना छूटे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो गया? हमारे 70S मिल जाएगा आपको। 80S कहाँ मिलेगा आपको? 80S मिलेगा आपको यूकैरियोटिक सेल में। तो इसमें तो यूनिट कौन सी होगी हमारी? एक तो बड़ी जो आपको दिख रही है ना, एक तो आपको इसमें 60S होगी, एक आपकी इसमें 40S होगी, ठीक है। और इसमें जो यूनिट मिलेगी आपको, एक आपको 50S होगी, एक आपके 30S होगी। तो आप बोलोगे मैम इनको जोड़ेंगे तो ये तो 80S बनना चाहिए ना, ये 70S क्यों नहीं बन रहा? अब देखो 50S और 30S को, ये हमारी क्या 50S यूनिट होगी हमारी, ये हमारी 30S होगी।
तो आप इनको जोड़ेंगे तो आपका ये बताए कि ATS क्यों नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ATS हमारे पास दूसरा टाइप का भी, ये क्यों नहीं बन रहा है, ये दोनों क्या होगा, जैसे आप पेन को लेते हो ना, जब पेन और कैप अलग अलग होती है तो क्या लगता है, दोनों अलग यूनिट दिखती है, कि जैसे पेन का अलग वेट हो गया आपके अलग दिखता है, उसकी कैप अलग दिखती है। पर जब आप इसको मिक्स कर देते, ऐसे कैप को कवर कर देते हो, तो क्या होगा, जो भारी है वो जो इतना पोर्शन था पेन का, वो और इतना पोर्शन हमारा कैप का था, क्या होगा, एक सेम हो जाता है ना। तो वैसे हमारे इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये जो इनमें कुछ ये जो पोर्शन आ रहा है बीच में, ये हमारा 10 यूनिट इसी में हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कौन से यूनिट बना लेता है, 70s, और 80s में क्या क्या होगा आपका, 60s और 40s होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या हमारे राइबोसोम है, इसमें एक बड़ी यूनिट होगी, एक छोटी यूनिट होगी। ये क्यों जरूरी है, यहाँ पे एक RNA होता है हमारे mRNA, वो उसको बनाने में, उसको ट्रांसलेशन करने में क्या करता है, हमारे राइबोसोम हेल्प करता है। ये ट्रांसलेशन कहाँ होता है भाई आपके, ये होता है जब आप जेनेटिक पढ़ेंगे ना, हेरिडिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, सबसे DNA क्या होता है, सबसे पहले तो रेप्लिकेट करता है, अपने आप एक कॉपी करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अपने आप को RNA में बदल लेगा। RNA में बदल लिया किसकी प्रोसेस के, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। उसके बाद उसको अगर प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाना इतना तो ईजी है नहीं कि हमने बोला कि राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, तो कैसे बना रहा है वो, पहले जो आपके RNA बनना है कैसे बनेगा, RNA DNA से बनेगा। तो हमारे पास RNA आ गया, तो RNA से अगर प्रोटीन बनाना है तो वो RNA कहाँ पे आएगा, आपके राइबोसोम के पास पहले आएगा, कि राइबोसोम उसको लेगा, यहाँ पे राइबोसोम के पास क्या आ गया, आपके RNA आ गया। कौन सा RNA आ गया, उसमें भी एक मैसेज किया जाता है किसको भाई, हमारे न्यूक्लियस को, कि आप mRNA भेजे, कौन सा मैसेंजर RNA भेजे। क्यों भेजना है, कि राइबोसोम जिससे एक मैसेज भेजना है, mRNA भेजना आपको, ताकि हमारा क्या करे, राइबोसोम आपके प्रोटीन बना सके। तो आपके यहाँ कौन सा RNA आ गया, mRNA। या थोड़ा गलत लिख रखा है, मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, ये आपका mRNA, आपका मैसेंजर RNA आ गया। तो ये हमारे कहाँ आएगा भाई, ये हम आपके जो यूनिट है ना, सब यूनिट्स हो गए हमारे 50s और 70s के बीच में आ जाएगा। तो इसमें हमारे क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं। आपको पता है ना, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, 20 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। तो उनके से मिलकर क्या बनेगा भाई, हमारे ये आएगा। तो हमारे जो एमिनो एसिड आपस में क्या करेंगे, कोड करेंगे, तो वो क्या बना ले, कोड करते हमारे क्या बन जाएगा, यहाँ से बन के हमारे पास प्रोटीन आ जाएगा। तो ये जो प्रोटीन का प्रोसेस आप देखते हैं, ये इतना सिंपल भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है आपका प्रोटीन बनाने का प्रोसेस, जो हमारे दो सब यूनिट्स होती है ना राइबोसोम के, उसके बीच में हमारा क्या होता है, mRNA की वजह से हमारा क्या बन पाता है, प्रोटीन बन पाता है। तो किसने डिस्कवरी करी थी भाई, पहले साइंटिस्ट थे, कि क्या करने के लिए, कि ये प्रोटीन जो आपके सेल में बन रहा है, कौन बनाएगा, आपके राइबोसोम बनाएगा, ठीक है। और राइबोसोम की जो लेयर होती है, इसमें कोई भी लेयर नहीं होती है, क्वेश्चन भूलना मत कि मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें आउटर लेयर नहीं होती है, कोई भी इसकी बाउंड्री नहीं होती, फ्री होता है, जहाँ चाहेगा अपने सेल के अंदर क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। कौन भाई, राइबोसोम। ये किसमें, दोनों में, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे यहाँ पे बैक्टीरिया हो, यानी सिंगुलर सेल वाले हो, यानी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, सब में मिलता है कौन भाई, राइबोसोम। ये ऐसा भी सेल ऑर्गेनल है कि किसी सेल के अंदर भी मिल जाता है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर भी मिलेगा। जैसे आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल जाएगा, और आपके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके अंदर भी क्या मिल जाएगा, आपके राइबोसोम मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल विद इन ऑर्गेनल, विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, कि ये भी क्या हमारा ऑर्गेनल तो है ही, किसके अंदर भाई, ये भी किसी सेल के अंदर और मिल जाए, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ठीक है। कैसा सेल ऑर्गेनल है, जो दूसरे के सेल ऑर्गेनल के बीच में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई हमारा, कि दूसरे सेल ऑर्गेनल के बीच में अगर कौन सा मिलेगा, दूसरे के अंदर राइबोसोम है, तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी घूमता रहेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी आ जाएगा ये आपके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिल जाएगा, कौन सा भाई, राइबोसोम, ठीक है। ये घूमता रहता है, फ्री है क्योंकि मेम्ब्रेन है नहीं, जहाँ चाहेगा वहाँ रह लेगा, ठीक है। तो राइबोसोम, ये हमारा इतना हो गया राइबोसोम के बारे में। और RNA और मैंने बताया अभी क्या करता है, हमारे RNA की वजह से क्या बना पाता है, हमारे प्रोटीन बना पाता है। कौन सा RNA, ये याद रखना है, क्योंकि mRNA, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किससे हमारे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो हमारे mRNA से एमिनो एसिड की वजह से क्या बन पाता है, आपके प्रोटीन बन पाता है। तो जो ये दोनों यूनिट है ना हमारे 50s और 70s, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, आपके मैग्नीशियम जो होता है ना एलिमेंट, आप मैग्नीशियम आयन बोल देते हो उसको, वो ये क्या करता है, ये चाहिए हमें। अगर ये दोनों यूनिट आपको जोड़नी है,
50s और 70s, और यूकैरियोटिक्स में आ जाएंगे तो आप 60s और 40s। अगर इन यूनिट्स को जोड़ना है आपको तो कौन सा आयन चाहिए आपको? मैग्नीशियम आयन। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये भी पूछा जाएगा, यहाँ पे तो है ये तो इन दोनों यूनिट्स को, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट को जोड़ने का काम कर रहा है। और मैग्नीशियम एक जगह और मिलता है, आप जब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस करवाएंगे ना तो वो प्रोसेस भी किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम आयन की। तो आप मैग्नीशियम आयन के 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है मैग्नीशियम, और साथ में हमारे जो राइबोसोम के दोनों यूनिट्स को जोड़ने का काम भी कौन करता है? हमारा मैग्नीशियम आयन। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अच्छे क्वेश्चन है ये, कि क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए ना ये। देखना, मेम्ब्रेन लेस हो गया, हमारे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो इतना ही हमारे राइबोसोम के बारे में था, इतना ही, आपसे ज़्यादा एग्जामिनर पूछेगा नहीं। तो हम एक बार थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं इसकी, कि राइबोसोम किसने दिया था? पेलेड ने दिया था हमारे। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोल दो या इंजन ऑफ सेल बोल दो, क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम करता है। किससे आपका प्रोटीन बनता है? आपका mRNA से ये प्रोटीन बनाता है। इसको सेल विद इन सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, क्योंकि दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर भी मिलता है, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके क्लोरोप्लास्ट हो गया, और आपका कौन सा आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इनमें भी आपको क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके कोई बाउंड्री नहीं होती, तो ये घूमता फिरता रहता है, जहाँ चाहेगा वहाँ अपनी जगह ले लेगा। और ये प्रोटीन तो बना ही रहा है, और इनकी ये 2 यूनिट से बना होता है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज सब यूनिट्स होती है। उनको क्या बोलते हैं? जैसे हमारे एक 70s टाइप का हो गया, इसके बेस पे एक 80s का हो गया। तो एस के इसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। एस क्या आपका? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा, प्रोटीन बनाने का काम कर ही रहा है। बस इतना सा ही हमारा राइबोसोम है। और सारे एनिमल सोच है, प्लांट, सारे ऑर्गेनल्स में सारी सेल्स है जिसमें क्या मिलेगा आपको? राइबोसोम मिलेगा। क्योंकि राइबोसोम होगा तो आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बन पाएगा। और सेल की रिक्वायरमेंट्स होगी एनर्जी से रिलेटेड या अदर सेल स्ट्रक्चर या अदर फिलामेंट्स बनाने की, तो प्रोटीन की वजह से पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो अब आता है हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने भी क्या पढ़ लिया? सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने दिखाया था ना, ये हमारे न्यूक्लियस के बाहर जो ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ये तो पहले मैं बताती हूँ थोड़ी स्ट्रक्चर सी, ये मैं डायग्राम से बता देती हूँ ताकि आपको क्या रहे? याद रहे। इमेज रहेगी तो याद रहेगा ना। तो इसमें कहाँ है आपका? ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रही है ऐसे वेसिकल्स, ये जो क्या है? ये हमारा ये वाला पोर्शन क्या है आपका? ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब वाला पोर्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें देखो कुछ में आपको क्या देखा? डॉट डॉट दिख रही है ना, ये आपको डॉट्स दिख रही है, यहाँ पे छोटी छोटी डॉट्स ब्लैक कलर की है। कुछ पोर्शन में तो इसके क्या है? आपको डॉट्स दिख रही है, कुछ पोर्शन में आपको डॉट्स नहीं दिख रही। तो जिस वाले पोर्शन में आपको डॉट्स दिख रही है तो इसको बोलते हैं RER। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिसमें आपको नहीं दिख रही, इस वाले पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ तक तो क्या नहीं दिख रहा, कोई भी इस पर डॉट नहीं है, तो ये तो पोर्शन हो गया आपका SER। क्या हो गया? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जहाँ नहीं दिख रही है ये वाला पूरा पोर्शन आपका कौन सा हो गया? RER। क्यों? क्योंकि रफ कोई चीज़ रफ कैसे होती है? जैसे आप लकड़ी को देखते हो ना, उसमें क्या होता है? कोई एक लकड़ी तो क्या होता है, जैसे इसकी क्या करते हैं हम? घिसाई करते हैं तो वो चिकनी हो जाती है, मशीन्स के थ्रू घिसाई करते हैं। पर कुछ लकड़ी क्या होता है, उसमें क्या होता है? खुरदरापन आ जाता है। तो खुरदरापन उसमें क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसे क्या होता है, लकड़ी में कुछ ऐसे रह जाता है ना थोड़ा सा पोर्शन। तो वो वैसे हमारा राइबोसोम इसके ऊपर आ गया तो इसको लगे ना कुछ है इसमें। मतलब एक तो आप पूरा जैसे हाथ पे देखें पूरा आप सीधा ऐसे चले जाएं, और फिर से आप उंगली को ऐसे कर लें तो अब ऐसे इसके क्या स्मूथनेस कम हो गई ना, रफनेस आ गई ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है? राइबोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल गए। और सीधा इस पर कुछ नहीं है तो हमारा स्मूथ बन गया, कि जैसे स्मूथनेस आ जाए सीधा से एकदम आप इसको टच करेंगे तो सीधा क्या होगा? इस पर कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको उसको क्या बोलते हैं? कितनी स्मूथनेस है इसमें, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो अब देखते हैं हम कौन सा पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे थे ना, वो पता चलेगा कि कहाँ प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की जो हमारा आउटर बाउंड्री होती है उसमें क्या होता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया मैंने क्या होता है भाई? ये हमारी ये भी वेसिकल्स होती है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उससे बनती है हमारे। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया आपकी, कोई भी सेल मान ली, इसमें आपका न्यूक्लियस हो गया, इसकी जो आउटर लेयर होगी उससे आपकी क्या बन जाएगी? वेसिकल्स बन जाएगी। ठीक है, उसमें से आपकी क्या बन जाएगी? वेसिकल्स बन जाएगी। थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ
ताकि आपको यहाँ पे भी क्या रहे, इमेज रहे आपके पास। ऐसे बनती है हमारी। तो ऐसे हमारे क्या बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते रहे। थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देते हैं। अभी 1 मिनट वेट करें आप बस। बन क्यों नहीं रहा, 1 मिनट है। ऐसे वेसिकल्स बनती है पहले, फिर ये वेसिकल्स क्या हो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। ठीक है, वेसिकल्स टूटेगी, फिर आपके क्या बनाएगी, फिर आपके इससे बनेगी आपकी गोल्जी बॉडी बनेगी। फिर गोल्जी बॉडी बनने के बाद कुछ पोर्शन आपका इसका रह जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सारी 3 चीज़ हो गई आपके, कौन से, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस है और आपके लाइसोसोम, तीनों क्या इंटरकनेक्टेड है। तो इनके तीनों के फंक्शन हमें करने हैं साथ में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा भाई, ये भी सेल के अंदर है। आपने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनल हो ही गया, क्योंकि सेल के अंदर आपके ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर मॉलिक्यूल गोइंग टू स्पेसिफिक प्लेस। ये तो ऐसे ही है, मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एक आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इस पे क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। इस पे क्या प्रेजेंट हो गए, आपके राइबोसोम हुए, तो ये आपके प्रोटीन बना लेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, जस्ट इससे पहले क्या पढ़ा था कि राइबोसोम जहाँ भी होंगे क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएगा। तो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम है, तो फिर वो क्या बनाने का काम करेगा, ये प्रोटीन बनाने का काम कर लेगी। राइबोसोम की वजह से ये प्रोटीन बनेगा। यहाँ पे होती क्या भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक सिर्फ क्या होते हैं, वेसिकल्स होती है। ये क्या होते हैं, वेसिकल्स होती है हमारे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या होती है, बाहर निकलती है ये। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जो क्या करता है, आरएनए बनाता है। तो आरएनए अगर आपको पूछे कहाँ से बनता है, न्यूक्लियोलस से। तो आरएनए क्यों चाहिए हमें, अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन बनाने के लिए हमें आरएनए चाहिए। तो आरएनए कहाँ कैसे आएगा, हमारे जो ये वेसिकल्स है हमारे, इसके थ्रू क्या होगा भाई, वेसिकल्स के थ्रू आरएनए हमारे जो प्रोटीन बनाएगा, या वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाएगा। जो हमारे फैट या स्टेरॉइड बनाएगा, वो हमारे आरएनए किसके पास चला जाएगा, वो हमारे पास चला जाएगा हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपके राइबोसोम मिल जाएगा, तो ये प्रोटीन बना देगा। अरे उसके पास नहीं है हमारे एसईआर के पास, तो वो हमारे प्रोटीन नहीं बना पाएगा, वो दूसरी चीज़ बना देगा। तो ये हमारे क्या बना, इसको आरईआर बोलते हैं। इसका सरफेस क्या होता है, रफ होता है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, आपको याद ही हो गया होगा इसका फंक्शन। ऐसे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें क्या हो गया, राइबोसोम नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था। इसलिए क्या बनाएगा, आपके लिपिड्स बना देगा, फोस्फोलिपिड्स हो गए, स्टीरॉइड्स। फोस्फोलिपिड क्यों जरूरी, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को भी चाहिए तो हमें बनाना है, तो उसके लिए फोस्फोलिपिड तो चाहिए, तो सेल खुद ही बना रहा है। तो कहाँ से आ रहा है वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आ रहा है, आपका फोस्फोलिपिड आ रहा है और स्टीरॉइड्स हो गया। 1 मिनट, जो आपके स्टीरॉइड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो ये हमारे आ रहे हैं एसईआर से आ रहा है। ठीक है, ये इसमें और कहाँ मिलेगा, ओनली मसल सेल होती है भाई। आप देख सकते हो फैट सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होती है। वैसे तो आप बोलोगे कि हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होती है, लीवर में होती है। और वैसे आप देखिए आपके मसल्स में, आपके स्टमक में फैट आप दिखती है ना, मसल्स होगी, आपके मसल दिख रही है, किसी मसल डोले सोले अच्छे से दिख रहे हैं, तो आप बोलते हो ना कि उसके अंदर अच्छे से क्या प्रोटीन बोल सकते हो, अच्छे से उसके अंदर फैट हो रहा है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है भाई, हमारे जो आपके मसल्स में जो आपके एसईआर होती है, उसकी वजह से आपके क्या बन रहा है, स्टीरॉइड बन रहा है, आपके फोस्फोलिपिड बन रहा है, उसकी वजह से आपके क्या बनती है मसल स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ये, और इसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम आयन पंप्स भी होते हैं, किसमें भाई, एसईआर में। तो एसईआर के फंक्शन थोड़े से ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा पढ़ाती हूँ मैं इसको, ताकि याद रहे। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम नहीं होता, ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि इसमें राइबोसोम नहीं होता। इस वजह से क्या बने, प्रोटीन तो बनाएगा नहीं डेफिनेटली। तो क्या बनाएगा, इसमें फोस्फोलिपिड बना लेगा या फिर आपके स्टीरॉइड्स बना लेगा। ठीक है, दो चीज़ इसने बना ली, किसने, एसईआर ने। फिर क्या, ये कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपके हमारे सिर्फ और सिर्फ किस में मिला, मसल सेल में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मसल सेल में मिलेगा। और इसमें क्या मिलेगा साथ में, ये स्टोर करेगा आपके
स्टोर भी करता है और पंप भी करता है किसको भाई, कैल्शियम आयन को। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना तो याद ही रहेगा, ये तो सारी चीज़ें अब काफ़ी रिपीटेड पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब थोड़ा अगर एडवांस लेवल पे पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि कैल्शियम आयन का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है या स्टोरेज कहाँ होता है, तो आप बताएंगे SCR में। ठीक है, कहाँ होता है हमारे कैल्शियम का आयन का अब्जॉर्प्शन, SCR में। तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनल पूरा हो गया, ये हमारा चौथा ऑर्गेनल पूरा हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट वाला भाई, एग्जाम के पर्पज से जो अगर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट सेल बायोलॉजी में जो अगर पूछा जाए तो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कोई भी काम करने के लिए, वो है एनर्जी। अगर आपके एनर्जी नहीं है तो आप ना अच्छे से खाना खा पाएंगे, ना अच्छे से चल पाएंगे, और सबसे ज़रूरी आपके लिए अभी क्या, पढ़ाई करना, तो ना आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसी वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो हमारे हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, इसके डबल टिक कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब PYQ कोई सा भी उठा लेना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसके पूछे, माइटोकॉन्ड्रिया के। और उसमें क्वेश्चन भी ये पूछा था कि ATP की फुल फॉर्म क्या है, एनर्जी कौन बनाता है, एनर्जी फैक्ट्री क्या है, कौन है, बस इससे पूछ सके माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी लेयर होती है। तो आप पूरा भी पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटो वर्ड का मतलब क्या होता है, थ्रेड, धागा होता है ना जैसे, वैसे होता है। ग्रेनुलस मतलब कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेनुलस हो गया। तो आपको पहले मैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ताकि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रह सके। तो इसमें आपको ये जो दिख रहा है ना, अभी मैंने पढ़ा था माइटोवर्ड का और कॉन्ड्रिया का, थ्रेड जैसा दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे ये होता है, ऐसा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एक बाहर लेयर होती है, एक अंदर लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर होगी, 2 लेयर होती है। एक आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी। किसमें होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहते हैं फोल्डिंग हो जाती है। इसमें कैसे फोल्डिंग होती है, अंदर वाली लेयर में ऐसे फोल्डिंग आने लग जाती है। क्यों आती है भाई अंदर लेयर में, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। क्योंकि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है ना, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो आप सांस लेते हो ना लंग्स के थ्रू, तो आप लेते हो, तो हमारे सेल के अंदर भी कौन लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सांस लेता है। तो वो इसमें, ताकि आप सांस ले रहे हो जिसमें आप ग्लूकोज जो तोड़ोगे आप, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, ऑक्सीजन आपके मिल पाएगी उसको। तो आप जो ग्लूकोज टूटेगा उससे क्या मिलेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो जो ऑक्सीजन मिल रही है तो कहाँ के टूट रही है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रही है। तो इसका जो अंदर वाली लेयर है ना, तो वो क्या करने लग जाती है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, तो क्या कर लेती है, अंदर इनफोल्डिंग कर लेते हैं, जिसको आप क्रिस्टी बोल सकते हो। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन किस फॉर्म में मिलेगी, आपको क्रिस्टी फॉर्म में मिलेगी। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं, सिर्फ आप देख सकें कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। आपको आइडिया लग गया, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थ्रेड जैसा होता है, आपने अभी देखा था। ठीक है, थ्रेड जैसी दिख रही थी ना स्ट्रक्चर आपको। और ग्रेनुलर कॉन्ड्रिया मतलब तो ग्रेनुलर होता ही है। अब देखिए डिस्कवरी किसने करी थी, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेनुलस की फॉर्म में होता है हमारे। तो माइट्रो थ्रेड जैसा हो गया, और ग्रेनुलस यानी कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया को आप क्या बोलो, ये गलत लिखा है यहाँ, थोड़ा सा सही लिख देती हूँ, कॉन्ड्रिया आ रहेगा यहाँ पे, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेनुलस हो गया। ठीक है, डिस्कवरी हमारे किसने करी थी, अल्टमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी सबसे पहले देखा था, किसको भाई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। और नाम किसने दिया था, बेंडा, पागल सा होगा है बेंडा, जैसे हमारे वो आपके आ रहा है ना, बैका हुआ सा इंसान हो गया, उसने क्या डिस्कवरी कर दी, कितनी फिर भी कितनी अच्छी डिस्कवरी करी आपके लिए, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, फिर भी क्या डिस्कवरी कर दी, वो लाइफ की चीज़ दे दी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ये बेंडा किसने दिया था, सी बेंडा साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या दिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी थी। नाम जो दिया था ना आपको, जो समझा रहा है, माइटो यानी थ्रेड हो गया, कॉन्ड्रिया यानी ग्रेनुलर हो गया, ग्रेनुलस क्यों, कॉन्ड्रिया यानी ग्रेनुलस हो गया, ये पूरा किसने दिया था, हमारे टर्म दी थी हमारे बेंडा ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हमारे अल्टमान ने करी थी। तो इसमें कितनी लेयर होती है, मैंने अभी बताया था 2 लेयर होती है। पहली बाहर होगी तो आउटर लेयर होगी, अंदर होगी तो इनर लेयर होगी। तो इनर लेयर में क्या होता है, जो इनफोल्डिंग होने लग जाती है तो क्रिस्टी बना लेती है। तो आप पूछ सकते हैं कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, एक तो आप नॉर्मल अभी क्लास लेते लेते सांस ले रहे हो ना, वो तो आप एहसास कर सकते हो, एक सेल के अंदर भी ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है। वो कहाँ होगा आपके, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। वो कहाँ होगा, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या मिलेगा भाई आपके इसमें, आपका इसमें ग्लूकोज टूटेगा। जो आप ग्लूकोज किससे लेते हो भाई, आप
ग्लूकोज आप जो खाना खाते हो, चाहे आप राइस खाते हो, चाहे आप कोई सा भी फूड खाते हो, चाहे मीट खाते हो, उससे जो भी आप खाना इनटेक कर रहे हो उससे आप क्या ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो। तो वो ग्लूकोज किस में टूटेगी, आपकी CO2 में टूटेगी, साथ में आपके किस में टूटेगी, पानी में टूटेगी, फिर साथ में आपके किसके फॉर्म में मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। और जो एनर्जी मिलती है आपको 38 ATP की फॉर्म में मिलती है। आपको किसकी फॉर्म में, 38 ATP मिलते हैं आपको, ठीक है। 38 है ये हमारा 38 ATP मिली है आपको। कैसे मिली है भाई, आपने जो ग्लूकोज खाई है तो आप वो ग्लूकोज टूटेगी आपकी, कहाँ टूटेगी जाके, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसको तोड़ेगा तो क्या मिला, CO2 रेस्टो में ग्लूकोज टूट जाए। क्यों भाई, कि ग्लूकोज का आपने फॉर्मूला देखा होगा ना, C6। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो मैं फॉर्मूला भी आपको बता देती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका C6H12O6। ये हमारा किस में टूट रहा है भाई, हमारे CO2 और H2 में टूट गया, साथ में आपको एनर्जी मिल गई। तो ये एनर्जी कहाँ बन रही है, आपके हमारे जो एनर्जी बोलने चलने के लिए जो काम आ रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर का होता है, ये आप भी पढ़ा हमने कि कितनी लेयर है इसमें, 2 लेयर होते हैं। इसका खुद का क्या होता है भाई, आगे देखते हैं। पहले खुद का क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने देखा होगा जेनेटिक मटेरियल और कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सेल में पूछे तो आपको याद आता है ना कि जेनेटिक मटेरियल हाँ हमारे कहाँ मिलता है, हमारे DNA में। DNA जो जेनेटिक मटेरियल है, जीन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अलावा आपके पूछे कहाँ मिलेगा, तो 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक दूसरा भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, क्लोरोप्लास्ट। तो वहाँ उसके पास क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारे क्या होता है, इसके पास खुद का जीनोम होता है। जीनोम मतलब खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है इसके पास, खुद का जेनेटिक मटेरियल किसके पास है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म, कैसा होता है, अभी बताती हूँ आपको मैं कैसा होता है भाई। सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है, सेमी ऑटोनोमस नेचर का। RNA, DNA, RNA, प्रोटीन सब होता है किसमें भाई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा जो DNA जेनेटिक मटेरियल है किसमें प्रेजेंट है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको पावर प्लांट बोलते हैं, ये तो नॉर्मल है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं, और तो आप पढ़ ही ले, जो मेन चीज़ें तो मैं बता ही देती हूँ आपके, कि माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमा ने डिस्कवरी करी थी, सी बेंडा ने इसके क्या नाम दिया था। इसका क्या होता है, 2 लेयर होती है इसके, आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर में क्या होते हैं, फोल्डिंग्स होती है जो क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। वो सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है आपके। इसके अंदर खुद का जीनोम होता है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल DNA है वो क्या होता है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा आपको। फिर आता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पूरा आपने समझाइए कि ग्लूकोज तोड़ेगा किसमें भाई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटेगा, CO2 H2 में, और एनर्जी मिल जाएगी आपके। ये सारे कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो ATP को क्या बोलेंगे आप, फिर आप ATP को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में कहीं पूछ ले आपसे, मैं कहाँ लिखूँ इसको थोड़ा सा, तो आपके जो ATP है इसका नाम भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। ATP को बोलेंगे आप एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी बोलोगे, और इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो वो भी तो बता देते हैं आपको। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक फुल फॉर्म बोलना मत आप, ठीक है, फॉस्फेट। ये हमारा ATP के बारे में, कितने ATP मिल रहे हैं ये भी पूछ लेगा। तो आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का मोलिक्यूल आपको 38 ATP देगा, ठीक है। कितनी देगा, 38 ATP एनर्जी देगा आपको। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप ATP को क्या बोलेंगे, ATP को आप बोलेंगे एनर्जी करेंसी। तो ये हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। अभी मैंने पढ़ाया था सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा जाए तो कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और कहाँ होता है भाई, हमारे उस ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं कि हमारे डायरेक्ट आपके क्या होगा कि आपने खाना खाया डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास में चला, जी नहीं, सेल के पास जाएगा। सेल में सबसे पहले फिर क्या होगा, हमारे सेल के पास साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो आपसे पूछे इनिशियली कहाँ हो रहा है, आपके इनिशियली आपके
स्टार्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में और पूरा कंप्लीट कहाँ होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर टू प्रोड्यूस द एनर्जी करेंसी। देखिए आ गया ना कि एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। फुल फॉर्म आपकी आएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसकी फुल फॉर्म है हमारे एटीपी की। कैसे मिलती है आपको, रेस्पायरेशन, जो सांस लेते हो आप वैसे सांस रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और रेगुलर सेलुलर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्ट एटीपी इज फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल। ये पूछ सकता है आपसे, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा कि आपके जो ये हमारे जो एटीपी मिल रही है तो इसमें एक साइकिल, ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, इसके में एक साइकिल चलती है, तो उस साइकिल का नाम बताना है आपको। तो आपका ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना आपको कि उसको आप क्या बोलेंगे, आपका उसको क्रैब साइकिल बोलेंगे या फिर आपको सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आप दोबारा रिपीट करवाते हो एक दो बार, क्योंकि आपने वर्ड पहली बार सुना होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत बार सुन लिया। कुछ हम नया माइटोकॉन्ड्रिया में देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा तो आपको याद होगा कि बेंडा ने नाम दे दिया, अल्टमा ने इसकी डिस्कवरी कर दी, 2 लेयर होती है इसकी, ये क्या करता है एटीपी बनाता है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यहाँ तक तो सबको पता है। अब बोलता है कि जो इस एटीपी बना रहा है इसके लिए जो साइकिल चलती है उसको क्या बोलेंगे आप, क्रैब साइकिल। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना प्लांट में, तो उसमें आप एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन आता है क्रैब साइकिल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से आपको क्या मिलता है, आपको ग्लूकोज टूटेगा, सिट्रिक एसिड आपको उस साइकिल में मिलता है, ठीक है। उसमें आपको पूरा एटीपी 38 एटीपी कैसे मिलती है, अब जो मैंने आपको सीधा बता दिया, अभी क्या बताया कि 38 एटीपी मिलती है, तो ऐसे नहीं मिलती, पूरी इसकी एक साइकिल चलती है, काफ़ी इसमें का एक लंबी चेन भी होती है हमारी, वो बनेगी, फिर आपके क्रैब साइकिल होगी, उसके बाद आपको एटीपी मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, आपके इतना आएगा नहीं, क्योंकि आपको तो ऊपर ऊपर से पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है, एग्जाम हमारा इतना ही पूछता है। ये जो क्रैब साइकिल हो गई, सिट्रिक एसिड साइकिल, अगर पूरी डिटेल में जानी है तो उन बच्चों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी है जो आपके AIPMT या नीट की उनकी तैयारी करते हैं ना, जिसको MBBS करनी है, उनके लिए ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका फोटोसिंथेसिस, उसमें आएगा क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। अब कौन सा हमारा, गोल्जी बॉडी। अब किसके बारे में, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, हम बोलते बोलते गला ही बैठ जाता है। फिर भी आप लोग ना तो लाइक कर पाते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। थोड़ा सा एफर्ट, इतना एफर्ट हम करते हैं, थोड़ा सा तो आप कर लीजिए, आपके लिए तो कर रहे हैं। चलिए अब आता है हमारा गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी पहले तो दिखा देती हूँ मैं आपको, कहाँ मिलेगी आपको, है ये हमारा गोल्जी बॉडी दिखाते हैं मैं कहाँ है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये भी क्या होती है आपकी वेसिकल्स ही होती है। इसमें हमारे 2 फेस मिलेंगे आपको, सीस फेस और ट्रांस फेस। जो इसके जो पास में होगा ना, यहाँ से सीधा सा प्रोटीन जो बना है, जो आपका स्टेरॉइड बना है, तो एक इसको लेने का काम कौन करेगा, इसके पैकेजिंग का काम कौन करेगा, इसको पैक करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलता है कि मैंने तो बना दिया प्रोटीन जितना बनाना था, जितना मुझे फैट बनाना था, जितना स्टेरॉइड बनाना था, जितना कैल्शियम स्टोर करना था, मेरा हो गया। अब इसके बाद अगर आपको इसको पैक करना है, पूरी सेल को भेजना है, तो कौन करेगा फिर, कि आप गोल्जी बॉडी जी आप करें, ठीक है। तो कौन करेगा आपका, गोल्जी बॉडी। आपका जो यहाँ से जो आपका फैट सिक्रीट होगा, जो आप प्रोटीन सिक्रीट होगा, वो हमारे गोल्जी एपरेटस में आएगा, और गोल्जी एपरेटस इसको क्या अगर पैक कर लेगा। पैक कैसे होता है, जैसे खाना आप चिप्स का पैकेट देखते हो कैसे पैक होता है, आप बाहर के आजकल चीज़ें खाते हैं, हम पैकेजिंग की फॉर्म में खाते हैं, जैसे दूध पैक हुआ आता है, कैसे होता है, तो वैसी पैकिंग कौन करता है, हमारे गोल्जी एपरेटस का काम करता है। तो ये गोल्जी बॉडी देख ले, ये भी कैसे दिख रही है, ये भी तो वेसिकल से हमारे, इसमें से कुछ पोर्शन छूट जाता है, तो वो तो मैंने आपको बताया था क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाएगा। तो गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर आपने देख ही लिए, तो हम गोल्जी बॉडी के बारे में आप पढ़ भी लेते हैं फिर। चलिए जी, अब बताएं कि हमने कौन कौन से सेल ऑर्गन पढ़े, राइबोसोम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया। तो इसमें से आप जब पढ़ रहे हो क्लास में, तो आपको बताना है किसमें हमारे मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो गोल्जी एपरेटस है, इसमें क्या होता है भाई, एक लेयर तो होती है इसमें, ठीक है, क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर होती है इसकी,
क्या करता है भाई, जब जो प्रोटीन बनता है ना उसको क्या करता है, पैकेजिंग होती है। तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हमारे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा प्रोटीन सिक्रीट कर देगी तो क्या होती है, हमारा सेल कंट्रोल नहीं कर पाएगी ना उसको। तो इसलिए क्या करेगा, हमारे जो गोल्जी है बॉडी उसको क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। किसको भाई, जो प्रोटीन सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। आप इसको क्या बोलोगे, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। क्यों भाई, जो आपका जो प्रोटीन बना है उसको अच्छे से पैक करेगी, बिना पैक करे जाने नहीं देगी। जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, चाहे कितना ही भीड़ हो जाए, अगर आपको सिग्नल लगा हुआ है तो आप सिग्नल क्रॉस करके नहीं जा सकते, क्योंकि आपके वहाँ पे क्या ट्रैफिक पुलिस है। तो पुलिस को देख लेते, वैसे आप डर जाते हैं कि वो डरना भी चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए काम करें हमारी सेफ्टी के लिए, तो वो वहाँ पे खड़े हैं। तो वो ये क्या करती है, एकदम जो प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में यहाँ रिलीज ना हो, फैट रिलीज ना हो, तो उसको क्या करते हैं, पहले पैक करती है, फिर क्या करती है आगे हमारे सेल को अगर ज़रूरत है तो सेल को दे देगी, और नहीं तो किसी भी सेल के पार्ट को दूसरे को ज़रूरत है तो उसको क्या कर देगी, हमारे जो प्रोटीन पैकेजिंग वाला भेज देगी। तो हमारे गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, सिंगल लेयर होता है। इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया। इसमें ये क्या करता है, हमारे पैकेजिंग का काम करता है, और दूसरा क्या काम करता है, जो पैक कर दिया उसको आगे भी तो भेजना है, तो ये किसका काम करता है, सिक्रेशन का भी काम करता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि स्त्रावत का काम कौन करता है, सिक्रेशन का काम कौन करता है, हमारे गोल्जी बॉडी। तो ये सिंपल सा आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये किसका काम करता है, आपका पैकेजिंग का, और दूसरा आपका सिक्रेशन का। ठीक है, तो दोनों ही काम कौन कर रहा है, आपका गोल्जी बॉडी कर रही है। तो अब थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। गोल्जी बॉडी किसने दी थी भाई, नाम ही से ही आ रहा, साइंटिस्ट का नाम कैमिलो गोल्जी ने ही दी थी। गोल्जी इनका ही नाम से इसका क्या नाम रखते हैं, गोल्जी बॉडी, इन्हीं के लिए इनका नाम रखती है। ये कहते हैं वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग सर्टेन सेलुलर प्रोडक्ट्स। क्या करता है, जैसे वेयर हाउसिंग में क्या होता है, हमारे वेयर हाउस होते हैं, उसमें क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है ना, तो ये भी क्या काम करता है, वेयर हाउसिंग की तरह काम करता है। शिपिंग सेलुलर प्रोडक्ट कौन सा हो गया भाई, सेल का प्रोडक्ट आपका प्रोटीन हो गया, और आपका लिपिड हो गया। और लिपिड इनको क्या करता है, या फॉस्फोलिपिड बोल दो या स्टीरॉइड्स बोल दो, इन सेलुलर प्रोडक्ट्स का क्या करता है, ये शिपिंग का काम करता है, यानी ट्रांसफ़र का काम करता है। कौन कर रहा है, ट्रांसफ़र भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये ट्रांसफ़र का भी काम करेगा आपके। ठीक है, तो ये हमारे, ये तो मैं बताती हूँ बाद में। चलो इतना हो गया। जैसे कौन सा सेलुलर प्रोडक्ट हो गया आपके, मैंने यहाँ लिख ही दिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके, प्रोटीन, लिपिड और स्टीरॉइड, ये हमारे सेलुलर प्रोडक्ट्स है। इनका क्या करे, शिपिंग का काम करेगा, वेयर हाउसिंग में इनको बनाने का ही नहीं, इनको पैकेजिंग का काम कर लिया, फिर इनको सिक्रेशन का काम कहाँ हो गया, हमारे गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी यूनिट की भी क्या हो, सबसे छोटी यूनिट पूछे, जो आपको वेसिकल्स मैंने आपको दिखाई थी। अभी मैं दोबारा डायग्राम बार बार इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। तो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रही है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप सिस्टीन बोलते हो। ठीक है, सिस्टीनी। ठीक है, और जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे उसको आप वेसिकल बोल सकते हो, इसको आप सिस्टर्न नहीं बोलोगे। ठीक है, इसके भी दो फेस है, वो आपके इतना जरूरी है। सिस होता है, ट्रांसफेस होता है। सिस फेस से क्या होता है, प्रोटीन आता है, फिर पैकेजिंग होकर कहाँ पे चला जाता है, आपके ट्रांसफेस में चला जाता है। वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, उतना रहने दो, बस आप इतना याद रखना। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, ये पैकेजिंग का काम करता है, ट्रांसफरिंग का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है। कैमिलो गोल्जी ने दी थी, सिंगल लेयर होती है इसमें, और ये उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं। आगे आ जाएं, एक और कर लेते हैं अभी हम, लाइसोसोम। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी का कुछ पोर्शन रह जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके लाइसोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम में आपको क्या मिलेगा भाई, आपके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ना, अगर आपको एसिडिक नेचर चाहिए कोई भी चीज़ का, तो वो कौन दे रहा है आपके सेल में, लाइसोसोम देंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं, जैसे आपके अगर कार्बोहाइड्रेट को आपको डाइजेशन करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स बना देगा है, जैसे आपका लिपिड का डाइजेशन करता है लाइपेज कर देगा, प्रोटीन का डाइजेशन करता है तो आपको प्रोटीज बना देगा। तो ये सारे जितने हैं ये क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो ये कौन, इनका सिक्रीशन कौन करता है, हमारे लाइसोसोम करते हैं। तो लाइसोसोम का वर्ड का ही, लाइसोसोम का मतलब क्या है, टू डिस्ट्रॉय। ये जो होता है ना हमारे, मैं आपको लाइसोसोम का वर्ड का मतलब बता देती हूँ पहले। लाइसो वर्ड का होता है हमारे टू डिस्ट्रॉय, यानी क्या करना है, ख़त्म करना है। किसको करना है भाई, आपको सेल को कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो, कोई भी आपके पैथोजन आ गया सेल के अंदर, उसको भी आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कौन करेगा भाई, आपके हमारे लाइसोसोम करेगा। सोमा मतलब क्या होता है, आपके बॉडी, साइंस की टर्म में सोमा मतलब होता है बॉडी। तो हमारे जो लाइसोसोम है, कौन सी बॉडी है भाई, कुछ भी आपके सेल के अंदर अगर ख़त्म करवाना है तो उसका काम कौन करता है, आपके
हमारे लाइसोसोम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके नाम में ही ऐसा है कि ख़त्म करना है तो क्या ख़त्म करना है, सेल को ख़त्म कर देगी या अपने आप को ख़त्म कर लेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसका काम हो गया, लाइसोसोम का। ये इसमें भी क्या होता है, जैसे हमारे गोल्जी एपरेटस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या थी, हमारे एक सिंगल लेयर थी, वैसे हमारे किस में होते हैं, लाइसोसोम में भी एक है हमारे लेयर होती है। क्या होती है, इसमें भी क्या होता है, लेयर होती है, इनक्लोज एक लेयर होती है इसमें क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी बताया था कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो कौन से हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्या, मैं लिख देती हूँ, चलो। कौन से एंजाइम है आपके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसमें हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, जो आपके डाइजेशन करेंगे किसका भाई, हमारे लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या फैट का, जितना भी डाइजेशन है ये एंजाइम करेंगे। और कैसा नेचर दे देंगे भाई, एसिडिक नेचर दे देंगे, एसिडिक नेचर इसको दे देंगे। अगर सेल को चाहिए एसिडिक नेचर तो कौन दे रहा आपका, हमारे एसिडिक नेचर तो कौन देगा, हमारे लाइसोसोम देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ा देती हूँ मैं कि इसमें क्या होते हैं, इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैपेबल होते हैं किस लिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल, जैसे पॉलीमर्स हो गया, कौन सा पॉलीमर हो सकता है, हमारे प्रोटीन का किससे बना होता है, आपके एमिनो एसिड का जो बना होता है। न्यूक्लिक एसिड आपके किसका बना होता है भाई, हमारे अभी हम जब डीएनए के पढ़ेंगे ना, तो डीएनए में हमारे होते हैं एडेनोसिन हो गया, जैसे ये हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड हो गया, मैं लिख देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा ये, और प्लस आपके क्या आ जाएगी, प्लस आपके शुगर आ जाएगी, प्लस आपके क्या आ जाएगी, फॉस्फोरस आ जाएगी। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपके, इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी आपके का डाइजेशन करवाना है तो कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। मैंने अभी बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे, लिपिड हो गया, लाइपेज हो गया, इन सब का देखें, प्रोटीन का प्रोटीज हो गया, इन सब का डाइजेशन कौन कराएगा भाई, अगर करवाना है तो। इसके लिए जो एंजाइम रिलीज करने हैं तो वो कौन करेगा, आपके लाइसोसोम, सेल के अंदर। और वैसे आप देखें, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी क्या होता है, हमारे जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, उसमें हमारे क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। ऐसे आप पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो उसमें पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, वो भी हमारी ऐसे इनको डाइजेशन करने के लिए क्या होता है, एंजाइम रिलीज करता है। पर अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। वो तो क्या हो गया हमारा, जब पेनक्रियाज तो एक ऑर्गन हो गया, ऐसे हम जैसे आप इंटेस्टाइन हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए, ये तो हमारे ऑर्गन्स में आ गई ना, तो वो बड़े लेवल पे हो गया। छोटे लेवल सेल के अंदर अगर पूछे कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लियस का, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियस का नहीं, न्यूक्लिक एसिड का, इनका डाइजेशन करवाना है तो कौन करवाएगा, आपके लाइसोसोम करवाएगा, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कि कभी कभी सोचो मैं वहाँ पे तो स्टमक में तो कोई और कर रहा है डाइजेशन, तो वहाँ पे भी स्टमक में भी हमारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू जो गैस्ट्रिक जूस आता है वो हमारे सारे एंजाइम रिलीज करते हैं, उनसे भी डाइजेशन होता है, और सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे, सेल समझ में आ गए तो हमारे ऑर्गन भी समझ में आने लग जाएंगे फिर आपको, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल सर्विंग बोथ डिग्रेड मटेरियल टेकन फ्रॉम द आउटसाइड, ये तो आपका कि जो हम बाहर से जो ले रहे हैं खाना, उसका डाइजेशन कौन कर रहा है, हमारे लाइसोसोम कर रहा है। तो कैसे करेगा, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, वो करे। तो मैंने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पे फोकस क्यों करूँ, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर इसी का पूछेगा, और आपको टर्म भी तो याद रहनी चाहिए, क्योंकि साइंस की टर्म्स आपको याद नहीं होगी तो फिर आपके से कोई डाइजेशन करे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो आएगा नहीं फिर। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। हो गया क्लियर आपका, लाइसोसोम हमारा क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। इसके भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसके भी एक आउटर कवरिंग होती है। ये किससे बनता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गोल्जी एपरेटस से, जो अभी गोल्जी बॉडी इससे पहले बड़ी थी ना, उसी का कुछ पोर्शन बच जाता है पैकेजिंग में, जो काम नहीं आता तो वो क्या बना लेता है, लाइसोसोम बना लेता है। फिर ये क्या करता है, ये भी फिर क्या करता है, तांडव मचाता है सेल के अंदर कि हाँ सेल अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या करते, सेल को फोड़ देगा, या कोई और खुद भी ये काम नहीं करे तो सेल को क्या कर दे, ब्रस्ट कर देगा। तो ये सेल को इसको इसलिए सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये हमारा लाइसोसोम वाला पोर्शन पूरे हो गए हमारे। आज काफ़ी ऑर्गेनल हो गए, जो बच गए हम वो कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं कि लाइसोसोम टेक पार्ट इन किलिंग हमारे किसका, वायरस और बैक्टीरिया। मैंने अभी बताया था ना कि कोई भी पैथोजन आएगा उसको भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सेल काम करे रही है ना करे, वो तब भी काम नहीं करे तब अपने आप सेल को फोड़ देगा, और बाहर से कोई भी आ रहा है तब भी क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये देखना अभी बड़ा था, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है तो इसलिए एसिडिक नेचर दे देगा हमारे। After rupturing of membrane of lysozyme, the enzyme come out which hydrolyze all component of cell by process of hydrolysis.
ठीक है। जब हमारे क्या होता है लाइसोसोम अपने आप को फोड़ लेगा तो इसके बाद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आएगा वो कहाँ होगा भाई, हमारे सेल के अंदर आएगी। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन हो गए इन सबको क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उनका भी डाइजेशन कर देगा, तो जिसकी वजह से सेल भी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। तो कितना अच्छा काम कर रहा है ना हमारे लाइसोसोम। ठीक है, पूरा हो गया भाई हमारे लाइसोसोम। तो आज का हम इतना यहीं तक करते हैं। उसका सेल बायोलॉजी का जितना बचा पोर्शन है वो हम तीसरी क्लास में कर लेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप माने तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें।